हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे भूगोल की। अंतिम 45 दिनों का जो महासंग्राम की सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल। हमने इंडियन पॉलिटी को 6 भागों में डिवाइड करके 6 वीडियोज़ बना के हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे तो उसको देख लेना। इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं भूगोल। भूगोल में भी 2 हैं, एक है भारत का भूगोल और एक है विश्व का भूगोल। अब यहाँ से क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भारत के भूगोल से। विश्व के भूगोल से हो सकता है 1 क्वेश्चन या फिर 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन भारत के भूगोल से आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास एक समस्या ये आ जाती कि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस भूगोल का बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपनी नोट्स कॉपी दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी नोट्स कॉपी है जो कि भारत के भूगोल की है। इतनी मोटी आप देख सकते हैं, जो कि 20 रुपये की एक रफ कॉपी है जिसमें मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। अगर मैं इस भूगोल को कराने की कोशिश करूँगा इस कॉपी को, तो ये करीबन एक महीने लग जाएंगे इसमें, और हमारा सिलेबस तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि विश्व भूगोल फिर से आ जाएगा। तो इतना लंबा सिलेबस को 5 से 6 वीडियो में कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है पुलिस कांस्टेबल में, वहाँ पर आप कितनी अच्छी तरीके से नंबर गेन कर सकें। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सिलेबस पूरा कराया जाएगा 5 से 6 दिनों में। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। लेकिन मैं आपके लिए अभी तक उत्तराखंड के यूके पीएससी के द्वारा हो या फिर यूके एसएससी के द्वारा हो, उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उनसे मिलाकर जो टॉपिक होते हैं उनके इर्द गिर्द जो भी टॉपिक घूमते फिरते होंगे वहाँ से टॉपिक में उठा के लाया हूँ। मैंने कम से कम 20 से 22 टॉपिक हैं भूगोल के, वो तैयार कर रखे हैं आपके लिए। तो इस 20 से 22 टॉपिकों को मैंने आपको इस 5 से 6 क्लास में कराना है, और मेरा जो टारगेट है वो है आपको सिलेक्शन दिलाना। तो दोस्तों, किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो कैसे ही हो। तो इसलिए मैं 5 से 6 क्लास में आपको ये भूगोल का कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का सपोर्ट से बिल्कुल आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी जहां पर भी रीच है ज़्यादातर लोगों को फैलाएं, जिससे कि सभी लोगों का सिलेक्शन यहां पर हो सके। मेरा मकसद है कि जो जीआर क्लासेस है वहाँ से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, और आप अपना जो सिलेक्शन लिस्ट में है आपका नाम ज़रूर आए। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको बताती है कि एग्ज़ाम में कैसा रहने वाला है। एग्ज़ाम के दिन 1 घंटा आप किस तरीके से बिताएंगे, ये मायने रखेगा आपके प्रैक्टिस सेटों से। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका निखार आता रहेगा, आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप जो गलत करते हैं, तुक्के मारते हैं, उनको सही करने की एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। आपको समझ में आएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं। आपको समझ में आएगा कि आप समय के अनुसार टोटल क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी हो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से डेली एक पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन उसमें मैं करा रहा हूँ। उसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन बोलता हूँ, आंसर सीधे उसका मैं करा देता हूँ। तो यहाँ से भी आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सकती है। आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर से आपको ज़रूर देखने को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में है ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा भारत। तो प्यारे भारत की आज हम बात करेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो आप एक काम ज़रूर करना, अपने साथ क्या कर लेना, एक मैप डाउनलोड कर लेना, भारत का मैप, भारत का मानचित्र अगर आपके पास होगा तो ये जो भारत का भूगोल है वो मानचित्र का खेल है। जितना अच्छी आप तैयारी करना चाहते हैं भूगोल में, जितना आप चाहते हैं कि आपको याद हो, तो उसके लिए आपको करनी पड़ती है मैप की प्रैक्टिस। अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे
तो भारत के मानचित्र में कौन सी चीज़ कहाँ पर अवस्थित है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन से दर्रे कहाँ पर है, कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें, कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, अगर आपके माइंड में ये एक मानचित्र बना के फिट कर दिया जाएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपने बगल में एक मानचित्र खोल लें, या फिर आप ऐसा करें गूगल पे सर्च करके मानचित्र की एक अपने रफ कॉपी में नोट कर लें। आपको मानचित्र बनाना आना भी चाहिए क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी करता है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस भारत के मानचित्र की। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि एक रफ कॉपी उठा लीजिए, कोई सी भी कॉपी उठा लीजिए, पेन और पेपर साथ में रख के इस मानचित्र को नोट करके अब मैं जो भी बोलूँगा उसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इस मानचित्र में लिखूँगा कम, समझाऊँगा ज़्यादा। यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, भारत के भूगोल को इस मानचित्र के अंदर समाहित करना चाहता हूँ। तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत महान। तो इसमें अगर हम बात करें कि किस तरीके से क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको अब मैं यहाँ पर से लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने विश्व भूगोल में आपको पढ़ाया था, ग्लोब पढ़ाया था। ग्लोब पर हमने देखा था अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं देखी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी विश्व भूगोल की, आप उनको ज़रूर देख लेना भाई, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर हम देखें, आज मैं यहाँ पर एक ग्लोब बना रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखने को मिले, क्योंकि समझाने के लिए मेरे को लगा कि ये स्पेस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा बोर्ड को लेने की कोशिश कर रखी है। तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अगर आपको दिख रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा इतना आप कर सकते हैं। देखो ये है ग्लोब, ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब में मैंने क्या कहा था कि एक ये जो बीच की रेखा होती है इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस सीधे से आप इसको समझने की कोशिश करो। विषुवत रेखा से ऊपर को इस तरीके से जो ये सीधी लाइनें, लेटी हुई लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं भाई, अक्षांश रेखा। इस तरीके से ये नीचे को भी होंगी, ऊपर को भी होंगी, नीचे को भी होंगी, ये ऊपर को भी होंगी। ये टोटल कितनी होती हैं, ये होती हैं 181। अक्षांश रेखा की संख्या लिख लो, 181 होती है। ये जो टोटल रेखाएं हैं 181 होती हैं भाई। कैसे 181 होती है, एक तो ये वाली हो गई जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इसके ऊपर 90 और अगर हम खींच लेंगे इस प्रकार से तो 90 तो हो गई, 90 रेखाएं होगी उत्तरी गोलार्ध में। और अगर इसके दक्षिण में जाएंगे तो 90 इसके दक्षिणी गोलार्ध में हो गई, तो टोटल 181 हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 181 होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम एक एक रेखा को खींचते के ऊपर की ओर जाएं, उनको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री। इस तरीके से हम 90 डिग्री ऊपर पहुंच जाएंगे और इसी तरीके से 90 डिग्री हम नीचे की ओर आ जाएंगे। अगर हम इस ग्लोब पर 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएं, उत्तर की ओर जाएं, तो उस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं भाई, कर्क रेखा बोलते हैं। अगर इसी ग्लोब के हम नीचे की ओर जाएं 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो उस रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं भाई, मकर रेखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा के अक्षांश स्थिति क्या है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो खड़ी वाली रेखा होती है इस प्रकार से भी हमको ग्लोब में दिखाई देती हैं। इस प्रकार से ये देखो, ये वाली रेखाएं भी हम आपने ग्लोब में देखी होंगी, तो इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। जो ये लंबी रेखा होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन या फिर देशांतर रेखा, और जो ये लेटी हुई लाइन होती है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन्स या फिर अक्षांश रेखाएं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखा है, यहाँ पर से आपको इनसे पूछ लिया जाता है कि कितनी होती है टोटल, तो टोटल होती हैं 360। कितनी होती हैं, 360 होती हैं। अब ये जो कहीं ना कहीं से ये भी शुरू हुई होगी, जैसे यहाँ पर विषुवत रेखा 0 डिग्री से अक्षांश रेखा शुरू हुई है, उसी प्रकार यहाँ से भी कहीं ना कहीं से ये देशांतर रेखाओं की शुरुआत हुई होगी, यानी कि 0 डिग्री कहीं पर होगा। तो अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें, इसको 0 डिग्री मान लें, तो इसके अगर हम इस तरफ जाएं, पूर्व की दिशा में जाएं, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। अगर हम इसके इस ओर जाएं तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब इसका ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध।
अगर आपसे ये पूछा जाए भारत कहाँ पर स्थित है, फिर मेन मुद्दा है हमारा है भारत, तो भारत कहाँ पर स्थित है? भारत है यहाँ पर स्थित, ये भारत है यहाँ पर स्थित। कहाँ पर है भाई? भारत यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है हमारा भारत। अगर हम भारत की स्थिति की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है ग्लोब में? यहाँ पर स्थित है। लेकिन अगर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, आप बोलेंगे कि कहाँ पर स्थित है, तो देखो अगर मैंने कहा कि ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो हम लिखेंगे उत्तरी, उत्तरी। और यहाँ पर से देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। इसके हम राइट साइड में जाएं, पूर्व की ओर जाएं, तो ये पूर्वी गोलार्ध में हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। हमारा भारत कहाँ पर स्थित है ग्लोब में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति आपसे पूछ ली जाती है कहाँ पर स्थित है, तो यह है गोलार्ध के, ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखो यहाँ पर एक मैंने कहा कि 23.5 डिग्री जो होती है वो कर्क रेखा होती है। वो क्या होती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। तो देखो भारत से भी ये कर्क रेखा गुजर रही है। देखो ये 23.5 डिग्री भारत से भी गुजर रही है। तो भारत से कहाँ कहाँ से ये गुजरती है? देखो इस प्रकार से ये गुजरती है। ये मैं अब कर्क रेखा बना रहा हूँ, इसको आप जरूर नोट डाउन करना। ये है कर्क रेखा, ये इस तरीके से कर्क रेखा आ रही है। अब ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के गुजरती है, देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से। आपको कौन कौन से सारे नाम याद करने हैं, आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा तो आप वहाँ पर फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ ट्रिक याद रखना, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो इतनी चीज आपको याद करनी है, तो ये आपके 8 राज्य हो जाएंगे। कैसे? देखो ये है मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। कहाँ पर है मिजोरम? ये रहा मिजोरम, यहाँ पर है मिजोरम भाई। फिर त्रो से आता है त्रिपुरा। क्या आता है? त्रिपुरा। कहाँ पर है त्रिपुरा? ये है त्रिपुरा। फिर पौ से आता है पश्चिम बंगाल, पौ से आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है भाई? पश्चिम बंगाल ये रहा, यहाँ पर रहा पश्चिम बंगाल। फिर आता है रॉ कहाँ पर है? रॉ मतलब राजस्थान, रॉ मतलब राजस्थान। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा लंबी खींच जाएगी इतना ज़्यादा लिखने में, इसलिए आप नोट डाउन कर लेना। मैंने पहले ही पेन पेपर रखने के लिए आपसे कह दिया है। रॉ से होता है राजस्थान, जो कि हमारा यहाँ पर स्थित है। ये है राजस्थान, राजस्थान का इस तरीके से ये वाला क्षेत्र आ जाता है। ये राजस्थान इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर। फिर आता है गौ से आता है गुजरात, गौ से आता है गुजरात। ये वाला देखो ये गुजरात है, यहाँ पर है गुजरात, तो गुजरात से भी ये रेखा गुजर रही है। फिर आता है छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? यहाँ पर है छत्तीसगढ़। और झारखंड भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मी से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रॉ से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार आपको पूरा झार याद करना है, झारखंड। तो ये कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यहाँ पर। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं आपका क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। अच्छा एक चीज और देख लो, इसमें एक चीज और देख लो, ये ग्लोब में एक चीज और देख लो। मैंने कहा था कि जब हम अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ रहे थे तो भारत का मानक समय पढ़ रहे थे। तो भारत का मानक समय जो है वो कहाँ से गुजरता है? तो वो गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यहाँ पर है वो रेखा, ग्लोब में ये वाली रेखा है, इसको बोलते हैं हम 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध।
और ये रेखा कहाँ से गुजरती है भारत में? ये गुजरती है यहाँ पर से, देखो ये इस प्रकार से गुजरती है। ये कौन सी रेखा है? ये है भारत के मानक समय की। यहाँ पर है यूपी, यूपी में इलाहाबाद, इलाहाबाद में है नैनी नामक स्थान। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत की जो ये मानक समय रेखा है भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो यहाँ से आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है यूपी, यूपी सबसे पहले है यूपी, फिर आपका आता है, थोड़ा नीचे जाओगे तो एमपी, मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, और यहीं पर झारखंड वाला क्षेत्र भी लग जाता है झारखंड का। तो ये आ गया छत्तीसगढ़, और फिर आ गया झारखंड, और 4 राज्य हो गए। फिर आपका आता है नीचे को अगर आप आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा, और यहाँ पर आ जाएगा फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो मानक समय रेखा है इसको हम बोलते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजर रही है आपकी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ये झारखंड नहीं होगा, ठीक है, इसको आप साफ कर लेना, मतलब झारखंड को मेंशन मत करना। तो कितने राज्य हो गए आपके? पहला हो गया यूपी, दूसरा हो गया एमपी, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होके मानक समय रेखा गुजरती है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ से मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब हम चलते हैं कुछ और। यहाँ से देखो, ये मैंने कहा कि ये ग्लोब है, और ग्लोब में ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद इस तरीके से ये वाला 0 डिग्री यहाँ पर भी है, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। अगर इसके ऊपर की ओर हम जाएंगे तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर हमारा भारत है, यहाँ पर क्या है? भारत है। तो भारत में अक्षांश रेखाओं का विस्तार पूछ लिया जाता है और देशांतर रेखाओं का विस्तार पूछ लिया जाता है। तो भारत का जो ये नीचे वाला नीचे होगा, यानी कि इसका दक्षिणी बिंदु होगा, वो ये है हमारा। और ये कहाँ पर, कौन से अक्षांश रेखा पर है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर है ये। और ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है कहाँ तक? ये जाएगा 36 डिग्री 7 मिनट। कहाँ तक जाएगा ये? 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जाएगा। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की ओर, ये रहा हमारा पश्चिम, ये रहा पूर्व। तो पूरब और पश्चिम के अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ये तो अगर हम देखें, यहाँ पर है गुजरात, गुजरात में 67 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ये पश्चिमी वाला हमारा देशांतर रेखा है। और अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार देखो, अक्षांशीय विस्तार, तो उत्तर में देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे पूछा जाएगा देशांतरी विस्तार कितना है भारत का, देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार देखो कहाँ से कहाँ तक ये 68 डिग्री 7 मिनट से ये है 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये हो गया देशांतरी विस्तार। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। तो अगर हम इसके यहाँ पर की बात करें
उत्तरी बिंदु की, अगर हम इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो यहाँ पर है इंदिरा कौल। यहाँ पर क्या है? इंदिरा कौल। और ये कहाँ पर है? यहाँ पर है लद्दाख। ये वाला जो क्षेत्र है वो आता है लद्दाख के अंदर। तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है ये? लद्दाख में है। कौन सा बिंदु? उत्तरी बिंदु। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। इसी तरीके से आपसे दक्षिण का बिंदु पूछ लिया जाता है। दक्षिण का बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का। देखो ये भारत की मुख्य भूमि है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो होगा कन्याकुमारी। यहाँ पर है कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहाँ पर है? ये वाला जो देश राज्य है यहाँ पर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी है जो कि हमारा दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम बात करेंगे मुख्य भूमि से हटकर भारत के दक्षिणतम बिंदु, ये तो भारत का मुख्य भूमि है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बोलते हैं। तो यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह है एक, जिसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ये बंगाल की खाड़ी में नीचे अगर आप आओगे तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, जहाँ पर क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या फिर इसी को बोला जाता है पिगमेलियन पॉइंट। अब ये क्या है? हमारा दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट। अगर ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग क्या है, तो है कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं समुद्री में भी तो भारत का कुछ हिस्सा है जो कि यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे नीचे वाला द्वीप है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार, उसका है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा दक्षिणतम बिंदु माना जाएगा। जो हमारा क्या माना जाएगा? दक्षिणतम बिंदु माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश का। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पर क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं वालांगू। वालांगू या फिर किबिथू या फिर किबिथू। ये हमारा क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू या फिर किबिथू। आप इन दोनों को याद करना, वालांगू या फिर किबिथू, दोनों में से जो भी आएगा वही आपका क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर की, ये है हमारा पश्चिम वाला छोर, और पश्चिमी बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये है गोरमाथा। गोरमाथा या फिर इसी को बोला जाता है सर क्रिक। सर क्रिक। और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ये कहाँ पर है भाई? गुजरात में है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गोरमाथा सर क्रीक, जहाँ कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और तथ्यों की ओर। पहले मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ और फिर इसी में हम चलेंगे कुछ और। आप इसको नोट डाउन कर लेना और मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ अब। देखो भाई, ये अब हमारा फिर से वही आ गया, साफ कर दिया मैंने ये। और इसमें अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ख़ास होने वाली हैं। अब आप देखना इसको। अब हम देखें भारत के क्षेत्रफल की बात।
भारत के क्षेत्रफल की अगर बात देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, तो भारत का विश्व में है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है भाई, 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी आपको है पॉइंट ध्यान में रखना है। और कितना परसेंट भाग ये घेरता है विश्व का, तो ये घेरता है 2.4% भाग विश्व का क्षेत्रफल का घेरता है भारत। तो ये 2 पॉइंट आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है रूस, फिर है कनाडा। पहले है रूस, फिर है कनाडा। आप इनको एज इट इज़ लिख सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप सीधे से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी ज़रूर खोल लेना, वहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो हमें ये पूछ लिया जाता है कि जो भारत की स्थल सीमा है और जलीय सीमा है, यहाँ पर देखो ये है अरब सागर यहाँ, और यहाँ पर आ जाता है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या आ जाता है, बंगाल की खाड़ी। ये समुद्र है, यहाँ पर भी समुद्र है, नीचे भी समुद्र है जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। यहाँ क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है भाई नीचे। तो अगर हम देखें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये देखो इस तरीके से ऊपर थोड़ी है, यहाँ तो देश हैं, यहाँ चीन है, यहाँ पाकिस्तान है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखोगे तिब्बत, नेपाल, भूटान, लेकिन ऊपर समुद्र नहीं है। समुद्र कहाँ है, ये नीचे है, इस तरीके से ये नीचे है, ये नीचे क्या है, समुद्र है। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, फिर खंबात की खाड़ी है। इसके ऊपर क्या है, हमारा पूरा स्थलीय सीमा है। ये क्या है, हमारी स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई इस तरीके से होगी। अगर हम इस तरीके से भारत के नक्शे पर देखें, अगर इस तरीके से घूमते हुए जाएं, यहाँ पर अगर हम पहुँच जाएं, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ऊपर वाला जो मैं बाहर ही गया घूमते हुए भारत के नक्शे पर, तो ये बन जाएगी मेरी स्थलीय सीमा। ये क्या बन जाएगी, स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ लिया जाता है, ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि तटीय लंबाई कितनी है, तटीय लंबाई। अब देखो ये सागर है, ये भी महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। समुद्र के किनारे को हम बोलते हैं तट, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, तट। तो हमारी जो तटीय लंबाई होगी, अगर मैं यहाँ पर से चलूँगा तो इस तरीके से चलते हुए अगर मैं जाऊँ इसके कोने 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 में भारत के नक्शे के, तो यहाँ पर अगर मैं पहुँचूँगा तो कितनी लंबाई में चलूँगा, तो ये मेरी जो पूरी लंबाई होगी मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कितना है, ये है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर क्या है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। अगर हम देखें भारत का क्षेत्र तो समुद्र में भी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, तो इनकी भी तो लंबाई लेंगे हम। इनकी भी लंबाई अगर हम लेंगे तो ये भी तो तट है, ये भी तो समुद्र के किनारे पर स्थित द्वीप हैं, तो इनकी भी तट रेखा होगी। तो इसको हम बोलेंगे स्थलीय सीमा तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये स्थल से तो जुड़ी नहीं है, ये सागर से जुड़ी हुई है, तो इसको हम तटीय भूमि में डालेंगे। लेकिन ये मुख्य भूमि नहीं होगी, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि है ये। और लेकिन हम बात कर रहे हैं अब समुद्र की, तो समुद्र में भारत की तटीय भूमि की जो लंबाई होगी उसको मिलाकर कुल तटीय लंबाई कितनी हो जाएगी, 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। ये आपसे पूछ लिया जाता है भाई, इसको आप ध्यान में रखना, भारत की कुल तटीय भूमि की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। बहुत एग्जामों में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की टोटल लंबाई कितनी है, फिर भारत की कुल लंबाई कितनी है सीमा की, भारतीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है।
आप स्थलीय सीमा की लंबाई भी जोड़ दो, ये वाली लंबाई भी जोड़ दो जो हमने ऊपर अभी मेंशन की थी, अब ये नीचे वाली भी जोड़ दो, और ये जो दो द्वीप हैं इनकी भी लंबाई जोड़ दो। तो ये टोटल कितनी आ जाएगी, अगर हम 15,200 को जोड़ें और 7,500 को जोड़ें तो ये टोटल आ जाएगी 22,716 716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर क्या है, भारत की कुल सीमा है, कुल सीमा की लंबाई है ये भाई। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 22,716 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो ये कुल सीमा की लंबाई आ गई भारत की। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चीजें देखते हैं भाई। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारत जो है उसके तटीय सीमा में कुल कितने राज्य हैं। भारत के तटीय सीमा के राज्य कौन कौन से। भारत के तटीय सीमा, तट मतलब समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य हैं भारत के, वो देखो। यहाँ पर देखो, इससे नीचे को समुद्र है और यहाँ से नीचे को समुद्र है, तो कौन कौन से देश राज्य हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है गुजरात, यहाँ पर क्या आ जाता है गुजरात, फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर आ जाता है छोटा सा यहाँ पर गोवा, गोवा के नीचे आ जाता है कर्नाटक, यहाँ पर आ जाता है गोवा, यहाँ पर आ जाता है कर्नाटक, यहाँ पर कर्नाटक, और इसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र है ये आ जाता है केरल का। केरल से अगर हम इस तरफ जाएं तो यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये आ जाता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये आ जाता है उड़ीसा का, उड़ीसा का, और यहाँ से फिर अगर हम ऊपर को जाएं तो ये आ जाता है पश्चिम बंगाल का। क्या आ जाता है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाता है। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने राज्य हो गए, 9। कौन कौन से राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लिख लो भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा तटीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। 9 राज्यों के नाम आप लिख लेना, ये कौन कौन से हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप मैप खोल के बैठोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे स्थलीय सीमा है, ये जो स्थलीय सीमा है ये तो नीचे को तट है, समुद्र है, अब इससे ऊपर को तो स्थल है। जब स्थल है तो यहाँ कोई देश लगेंगे, कोई देश लगेंगे, तो स्थलीय सीमा हमारे कितने देशों से होकर टच करती है। हमारी जो स्थलीय सीमा है भारत की वो कितने देशों को छूती है या फिर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देश, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देश, देखो यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर क्या है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर में यहाँ पर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के इस तरफ अगर हम आएंगे तो ये चीन वाला क्षेत्र आ गया, ये क्या आ गया चीन वाला क्षेत्र। और यहाँ पर देखो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बगल में क्या है नेपाल, और ये है सिक्किम, सिक्किम के बगल में क्या है भूटान, क्या है भूटान। यहाँ पर अगर हम आए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए तो यहाँ क्या बन जाता है हमारा म्यांमार, यहाँ क्या आ जाता है म्यांमार, और ये जो है यहाँ आ जाता है बांग्लादेश, यहाँ क्या आ जाता है बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए जो कि भारत की स्थलीय सीमा से टच हो रहे हैं। देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने देश हो गए 7 हो गए। कौन कौन से देश हो गए मैंने नाम बता दिए, आपको इनको लिख लेना। ठीक है भाई, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, स्थलीय सीमा से जुड़े कितने देश हैं, तो आप इनको भी लिख लेना। यहाँ पर है त्रिपुरा, यहाँ पर है त्रिपुरा। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि त्रिपुरा, ये क्वेश्चन आता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से सीमा बनाता है। तो ये त्रिपुरा है, ये देखो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा का ये वाला कोना, और यहाँ पर क्या है ये पूरा बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश का है।
तो ये कितने एक यहाँ से सीमा बनाएगा, यहाँ से भी सीमा बनाएगा, यहाँ से भी, तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो है हमारे भारत का त्रिपुरा। वो है कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आप इसको ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको अब हम देखने की कोशिश करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ से पूछी जा सकती हैं, जिनको हम देखेंगे अब। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जहाँ पर भी आपकी रीच हो वहाँ पर पहुँचाने की इसको कोशिश करना। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक देखता हूँ पहले, सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपके अभी कराने हैं। हमने ये देश पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से देश हैं, तटीय रेखा हमने पढ़ ली है, और हमने समय वाला चीज़ें पढ़ ली हैं, मानक समय वाली, और हम देख लेते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, भारत की सीमा देख ली है कि स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है, तटीय रेखा हमने देख ली है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भारत की जो तटीय रेखा है वो सर्वाधिक किस राज्य की है? भारत की सर्वाधिक तटीय रेखा किस राज्य की है? तो ये देखो, गुजरात में यहाँ पर से इस तरीके से पूरा समुद्र का क्षेत्र लगता है यहाँ तक। तो ये गुजरात का जो क्षेत्र है वो क्या करता है, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है। क्या है? सर्वाधिक तट रेखा 1663 किलोमीटर गुजरात की तट रेखा है। क्या है? गुजरात की तट रेखा। तट रेखा, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, जो कि 1663 है। उसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश। सेकेंड नंबर का कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा है? वह है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा राज्य जिसकी तट रेखा है, ये देखो छोटा सा राज्य है यहाँ पर, वो है गोवा। गोवा क्या है? सबसे छोटा गोवा। लिख लेना भाई, मैं बताते जा रहा हूँ आपको, लिख लेना आप। गोवा जो है वो सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तट रेखा होगी हमारी, स्थलीय रेखा हो गई, स्थलीय सीमा भी हो गई। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं, चलो। हाँ, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर क्या है? चीन। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है जो इन दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो यहाँ पर है ये वाली रेखा, ये जो है भारत की सीमा बना रही है चीन के साथ, देखो यहाँ पर। तो इस रेखा को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, और इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। 1914 में मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था। इसलिए भारत जब आज़ाद हो उसके बाद भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में बहुत बार, कभी लद्दाख वाले क्षेत्र में, कभी यहाँ पर सिक्किम वाले क्षेत्र में सीमा विवाद होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि 1947 के बाद में भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1914 में। जब 1914 में निर्धारण किया गया था तो कोई भी देश है जो कि अपनी एक सीमा रेखा फिक्स नहीं मानता है। चीन बोलता है कि भारत हमारा क्षेत्र नीचे की ओर है, भारत बोलता है कि हमारा क्षेत्र थोड़ा और ऊपर की ओर है। तो इस तरीके से सीमा विवाद चलता रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर से ये ध्यान में रखना है कि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। यहाँ पर मैंने बोला कि अफगानिस्तान है, यहाँ पर है अफगानिस्तान, और इस तरीके से अफगानिस्तान है, और यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है पाकिस्तान। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंड रेखा, क्या डूरंड रेखा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसको हम बोलते हैं डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन किन किन के बीच में है? जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो ये वाला क्षेत्र भी भारत का था, पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी भारत का था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये वाली रेखा थी पहले, 1947 से पहले।
लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो ये जो डूरंड रेखा हो गई ये होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। आप लिख लो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1947 से पहले तो ये हो जाएगी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा होगी, मैकमोहन रेखा हो गई। अब हम देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये वाली जो रेखा है ये देखो, ये वाली यहाँ पर है भारत, ये है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है ये, और इसका निर्धारण किया गया था जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो ये चीज़ें हैं जो कि सीमा रेखा के निर्धारण करती है। ये लाइनों से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। इसके बाद देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर है स्थित राजस्थान। यहाँ पर स्थित है एक राजस्थान, और वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा यहाँ पर आपको दिख रहा है गोवा। गोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल भी हो गया, अब ये रेखाएं भी हो गई। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसी मानचित्र को लेकर हम चलेंगे आज, इसी मानचित्र को लेकर चलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। मैं एक बार देख लेता हूं कि नीचे कहां तक आ रहा है आपका ये बोर्ड। तो यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरीके से। ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां पर कितने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। यहां पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को मैंने दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक होता है अंडमान, दूसरा होता है निकोबार। ये दो अलग अलग द्वीप हैं। अंडमान ऊपर के द्वीप हैं, अंडमान, और जो नीचे के द्वीप हैं उनको बोलेंगे हम निकोबार। क्या बोलेंगे, निकोबार। अंडमान ऊपर के, नीचे के हो गए निकोबार। निकोबार में सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है उसको बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं, कार निकोबार। जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो सबसे नीचे वाला द्वीप है उसको बोलेंगे हम ग्रेट निकोबार। क्या बोलेंगे, ग्रेट निकोबार। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। सबसे दक्षिण में द्वीप आपको दिख रहा है ग्रेट निकोबार, तो आप इसको ध्यान में रखना। फिर अंडमान में देखो, अंडमान में, तो अंडमान में मैंने सबसे पहले ऊपर बना रखा है उत्तरी अंडमान, यह है उत्तरी अंडमान। फिर है यहाँ पर मध्य अंडमान, और फिर है आपका दक्षिणी अंडमान, और एक द्वीप और है जिसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो ये उत्तरी अंडमान। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तरी अंडमान में एक चोटी है यहाँ पर सैंडल पीक। तो जो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी कहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये है दक्षिणी अंडमान पर। यहाँ पर है राजधानी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप होगा ये मध्य में, सबसे बड़ा है। ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 डिग्री चैनल क्या है। 10 डिग्री चैनल क्या, 10 डिग्री चैनल
देखो, दो द्वीपों के बीच में जो क्षेत्र होता है, दो द्वीप, जैसे एक द्वीप ये है, समुद्र में एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये है, इनके बीच में जो क्षेत्र होगा उसको हम बोलते हैं चैनल। अब अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर स्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल कभी कभी टफ क्वेश्चन अगर बन जाए तो किस प्रकार से पूछा जाएगा? आपको ऑप्शन में ये देखो, लिटिल अंडमान मिल जाएगा, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान। तो सबसे नीचे कौन सा है? लिटिल अंडमान है, अंडमान का। और निकोबार द्वीप समूह का जो ये कार निकोबार है ये सबसे ऊपर है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे फिर। अच्छा, और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे? इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। यहां पर है एक नारकोंडम द्वीप, यहां पर स्थित है नारकोंडम द्वीप। यहां पर क्या है? एक नारकोंडम द्वीप है और दूसरा क्या है? बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कहाँ पर? पूर्व दिशा में। ये पूर्व है, अंडमान निकोबार के पूर्व दिशा में है बैरन द्वीप। और नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है? ये भी अंडमान निकोबार के पूर्व में है। ये नारकोंडम द्वीप जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो यह है नारकोंडम द्वीप में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर है? बैरन द्वीप में। ये कहाँ पर है भाई? बैरन द्वीप में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी आपसे ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैं आज आपको लिखाने का काम थोड़ा कम कर रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर से समझना ज़्यादा है क्योंकि हम मैपिंग कर रहे हैं, आज मैप से समझ रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने नोट कॉपी में लिख रहे होंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। ये भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और चीज़ें देखते हैं भाई। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कुछ और द्वीप। यहाँ पर है लक्षद्वीप। यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर जिनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे लक्षद्वीप है। यहाँ पर भी छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं। जैसे मैं इनको छोटे छोटे ही बना देता हूँ, ऐसे इस तरीके से। इन छोटे छोटे द्वीपों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इन छोटे छोटे द्वीपों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है उसको मैं अब बताता हूँ आपको। उनको अब मैं क्या करता हूँ बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बोलोगे लक्षद्वीप है। अब ये लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हो रखा है? लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हो रखा है? तो इसका निर्माण हो रखा है परवाल भित्ति से। इसका निर्माण कैसे हो रखा है? परवाल भित्ति से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना कि परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। परवाल भित्ति क्या होती है? एक प्रकार का जलीय जीव होता है। ये जलीय जीव होता है, वो जब मर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का इस तरीके से जलीय जीव होता है और ये करोड़ों वर्ष बाद, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तो ये क्या करता है? मर जाते हैं तो एक के ऊपर एक इस तरीके से ये बैठ जाते हैं, एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से मरने के बाद, और ये चट्टान का रूप बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं? चट्टान का रूप बना लेते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं परवाल भित्ति। तो इसीलिए इसका नाम है परवाल भित्तीय द्वीप।
तो लक्षद्वीप के बारे में आपने ये बात जान ली होगी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है इसका एंड्रोथ। और सबसे छोटा द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए लक्षद्वीप का सबसे छोटा, उसका नाम है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय है जो कि लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। आप लोग इसको जल्दी से लिख लो भाई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहाँ से। अब कहाँ से पूछ लिया जाता है उसको अब हम देखते हैं। भारत के दक्षिण में यहाँ पर आपने देखा होगा क्या है, छोटा सा एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या है भाई? श्रीलंका। ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। और भारत में यहाँ पर भारत से श्रीलंका के बीच में, भारत से श्रीलंका के बीच में इस तरीके से एक पुल है जिसको हम बोलते हैं राम सेतु। जिसको हम बोलते हैं क्या? राम सेतु। राम सेतु, ये वही राम सेतु है जिसको भगवान राम ने जब श्रीलंका पर गए थे तो उस समय हनुमान जी की सेना के द्वारा पत्थर बना के निर्माण किया गया था, और वहाँ पर राम जो शब्द है वो हर पत्थर पर लिखा गया था। तो ये वाला द्वीप है, ये वाला पुल है जो कि राम सेतु, इसी को हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, और इसी को बोलते हैं आदम का पुल। आदम का पुल। ये श्रीलंका है, ये है भारत। भारत का यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं पंबन द्वीप। इसको क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप। यहीं पर है पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप से ये जो पुल है ये निकलते हुए श्रीलंका में जाता है। ये कहाँ जाता है? तलाई मन्नार द्वीप में। श्रीलंका का यहाँ पर एक द्वीप है तलाई मन्नार द्वीप। क्या है? तलाई मन्नार द्वीप। तलाई मन्नार श्रीलंका में है तलाई मन्नार द्वीप, और भारत का है पंबन द्वीप। इन दोनों के बीच में है एक पुल जिसको बोलते हैं राम सेतु, एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। अब यहाँ पर क्या है, इसी को हम बोलते हैं पाक जलडमरू। इनके बीच का जो क्षेत्र है इसी को बोला जाता है पाक जलडमरू। पाक जलडमरू। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पाक जलडमरू किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाक का मतलब है पाकिस्तान, ऐसा आप जरूर सोच रहे होंगे, तो आप भारत और पाकिस्तान लिख दोगे इसको। बहुत से लोग इसको टिक करके गलत करके आ जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य किन के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों में जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कुछ और चीज़ों में चलते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब हमने ये वाली चीज़ भी पढ़ ली। देखो एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे कि देखो भारत जो है ये तो भारत की मुख्य भूमि हो गई, यहाँ पर भारत का क्या होगा? अधिकार होगा। भारत का अधिकार होगा इस भूमि पर। लेकिन जो देश समुद्र से जुड़ा रहता है उसका समुद्र में भी कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पर उसका अधिकार होता है, उसको हम बोलते हैं समुद्री सीमा। उसको क्या बोलते हैं? समुद्री सीमा। अगर हम इस यहाँ देखें, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, तो इस समुद्र में भारत का क्षेत्र कहाँ तक होगा ये हम देखेंगे। अब भारत कहाँ तक अपना अधिकार क्षेत्र रखता है ये अब हम देखेंगे। समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा देखो। अब इसको हम नॉटिकल मील में दर्शाते हैं।
भारत की समुद्री सीमा को हम नॉटिकल मील में, जो स्थल सीमा है इसको तो हम किलोमीटर में दिखाते हैं भाई, किलोमीटर में दिखाते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी तो इसको हम दिखाएंगे किस में, नॉटिकल माइल में। किस में दिखाएंगे, नॉटिकल माइल में, नॉटिकल मील। आपसे जीके में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री सीमा किस में मापी जाती है, तो समुद्री सीमा मापी जाती है नॉटिकल मील में। किस में मापी जाती है, नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, यानी कि 1800 मीटर का एक नॉटिकल मील होता है। कितने का, 1800 मीटर का एक नॉटिकल मील होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो अगर हम यहाँ से इस तरीके से आए और 12 नॉटिकल मील तक जाएं, कहाँ तक जाएं, 12 नॉटिकल मील तक जाएं, तो इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो यह है 12 किलोमीटर। कहाँ तक है, 12। अगर हम 12 से होते हुए 24 किलोमीटर चले जाएं, कितना, 24 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल, तो इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना है नॉटिकल माइल में, वो है 24 नॉटिकल माइल। अगर हम इस समुद्र में कितनी नॉटिकल माइल में चले जाएं, इसमें अगर हम चले जाएं 200 नॉटिकल मील में, कितना, 200 नॉटिकल माइल में, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो भारत की अनन्य आर्थिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है, यह है 200 नॉटिकल मील। कितनी है, 200 नॉटिकल मील है भाई। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से समुद्री सीमा के बारे में ध्यान में रखना है, 12, 20, 24 और 200 नॉटिकल माइल। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है और 1 घंटे के आसपास हो चुका है मेरे ख्याल से समय। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कर तो ली हैं वैसे, अगर यहाँ से कुछ चीज़ें छूटती हैं तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको बताई जा सकती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। यार देखो आज की वीडियो में तो लगभग जो भारत का भौगोलिक विस्तार है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो भारत के भौगोलिक विस्तार से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इसको एक वीडियो में लाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में और कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा मैं। तो तब तक बने रहिए। JR क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।